तो कल हमने बात की थी यूरोपीय संघ और मार्शल योजना के बाद यूरोपीय संघ बनने तक की घटनाओं का हमने वर्णन किया था और देखा था कि कैसे ईईसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय में जो सदस्य देश जुड़े थे। तो इस घटनाक्रम के बाद आज यूरोपीय संघ की ये लास्ट वीडियो होगी। इसमें हम यूरोपीय संघ में जो प्रयास किए गए विभिन्न उसके बारे में हम देखेंगे। इसको शुरू करते हैं स्क्रीन से अपने। सबसे पहले बात करते हैं जो ईयू की एकता का प्रतीक है उसका झंडा। जैसे हमारा जो है भारत का झंडा है, उसमें 3 रंग हैं, बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, गहरे नीले रंग का। तो ऐसे ही ईयू का भी एक अपना ध्वज है। वह ध्वज के पीछे का जो रंग है वो नीला है और उसमें 12 क्या हैं, सुनहरे सितारे यानी गोल्डन कलर के क्या हैं, स्टार हैं। वो क्या दर्शाते हैं, एकता और हारमोनी सामंजस्य को दिखाते हैं। ये जो ध्वज है, ये ध्वज अपनाया गया था मेनली 1985 में। कब अपनाया गया था? 1985 में इसको अपनाया गया था। ये 12 स्टार किसी कंट्री को नहीं बताते हैं। जो ये 12 स्टार है, ऐसा नहीं है कि 12 किसी देश को दर्शाते हैं, अन्य चीजें दर्शाते हैं। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब आप आसियान संगठन देखेंगे, जो आसियान का झंडा है, वो आसियान का झंडा उन 10 देशों को भी दिखाता है। उस झंडे में बाद में बात करेंगे। तो यूरोपीय संघ के झंडा क्या है, उसमें 12 सुनहरे सितारे हैं, नीले रंग का है। और क्या है, ये जो है क्या है, एकता और सामंजस्य का प्रतीक है। अडॉप्ट किया गया था इसको 1985 में, इसको अपनाया गया था। ठीक है, झंडा देख लेते हैं हम। ये है यूरोपीय संघ का झंडा, नीले गहरे नीले रंग का है। इसमें कितने सितारे हैं सुनहरे? 12 सितारे हैं। ये हमने 3D रूप में भी दिखा रखा है, इसमें आप स्टार काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह का क्या है, ये झंडा है यूरोपीय संघ का झंडा। अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी, एक चुनाव हुआ था 1979 में। कहाँ हुआ था ये? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में पहले लोग कैसे भेजे जाते थे, ये समझिए आप। पहले क्या करती थी, जो सरकार थी वो अपने आदमी चुनती थी और कहाँ भेज देती थी? यूरोपीय संसद में भेज देती थी, यूरोपीय संघ के संसद में भेज देती थी। लेकिन 1979 में लोगों ने पहली बार डायरेक्ट वोट किया। किसको? जो वहां के लिए चुने जाने वाले लोग थे। और डायरेक्ट वोट किया, इसका मतलब अभी क्या बन रहा है? डेमोक्रेटिक बन रहा है, लोकतांत्रिक बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं इससे। और मुख्यतः 7 से 10 जून के बीच क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। लगभग 62% मतदान भी हुआ था। 62% इसमें क्या हुआ था? मतदान हुआ था। तो ये पहली बार हुआ था जब क्या हुआ था, इसमें डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई थी, लोगों की भागीदारी बड़ी थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो है सिमोन वील, एक महिला है। सिमोन वील ने पहली बार जो है यूरोपीय संघ की अध्यक्षा वो बनी थी। पहली बार कोई महिला क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी, सिमोन वील। ये भी एक लोकतांत्रिक कदम था, इनकी महिलाओं को भी क्या मिल रहा था? प्रतिनिधित्व मिल रहा था।
तो अभी हमने देखा ईयू का झंडा और ये जो प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे इसमें लोगों ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो क्या था, पीपुल चूज रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोगों ने अपने नेता चुन के कहाँ भेजे, यूरोपीय संसद में। जब यूरोपीय संसद में अपने नेताओं को इन्होंने भेजा तो क्या हुआ, इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। ये लोग जो है मतदान के लिए एकत्र हुए, एक प्रतीक रूप में हमने दिखा रखा है। अब है यूरो करेंसी, मुद्रा। देखिए, दो देशों के बीच जब व्यापार होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है, तो व्यापार में एक जो दिक्कत वो मुद्रा की भी आती है, यानी कि वहां की जो करेंसी है, हर देश की करेंसी अलग अलग है। तो यूरोपीय संघ के देशों ने आपस में मिलकर फैसला किया कि हम एक नई मुद्रा बनाएंगे, जिसे क्या करेंगे, यूरोपीय संघ के सारे देश मानेंगे। तो ऐसे नोट छापते हैं। तो पहली बार एक साझा मुद्रा बनी थी, शुरुआत इसकी 1999 में हुई थी। ये डिजिटल फॉर्म में थी। डिजिटल फॉर्म मतलब यानी कि ये इसके नोट वोट नहीं छपे थे, लेकिन काम हो रहा था। ये कागजों में मुद्रा थी, ठीक है। व्यापारिक तौर पर जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में ये मौजूद थी। इसके नोट नहीं थे, नोट और कॉइन नहीं थे, सिर्फ इसका मूल्य बताया जाता था। लेकिन बाद में 2002 में इसके नोट और सिक्के भी आने शुरू हो गए। शुरू में इसे 11 देशों ने अपनाया, फिर इनकी संख्या 12 हुई। आज यूरो को अपनाने वाले जो कुल देश हैं वो 21 हैं। और जो लेटेस्ट कंट्री जिसने 21वां देश है वो बुल्गारिया है। तो ये क्या है, इससे क्या है, व्यापार आसान होता है, ठीक है। और जो क्या होगा, यात्रा आसान होगी, व्यापार आसान होगा, एक दूसरे से जो सामंजस्य है, तरलता का, कीमतों को निर्धारण का, मूल्य चुकाने का, वो क्या है, आसान हो जाएगा। देखिए, कभी भी ट्रेड में ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए ट्रेड के नियम तय किए जाते हैं, व्यापार के नियम तय किए जाते हैं। जैसे आपने व्यापार किया, किससे, हमने नेपाल से व्यापार किया। क्या किया, नेपाल से व्यापार किया, हमने नेपाल को आम बेच दिया। क्या भैया, नेपाल को आम बेच दिया। अब वहां जो है आम का मूल्य आपने 92 रुपीज लिया नेपाली मुद्रा में, आपने 92 रुपये किससे ले लिए, नेपाल के लोगों से ले लिए। अब बाद में ये पता चला कि रुपया तो और मजबूत हो गया, 1 किलो आम की कीमत अब 95 रुपया है। तो क्या होगा, व्यापार शर्तों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आपको 3 रुपए का है तो फायदा होगा या घाटा होगा। यदि व्यापार शर्तें कहती है कि जो बड़ा हुआ मूल्य है उस पर नेपाल आपसे खरीदेगा, तब तो आपको फायदा है। यदि नियम ये कहेगा कि आपको जो है नेपाल से जब आपने सामान भेज दिया है उसके बाद मुद्रा का मूल्य बढ़े या घटे, आपको वही पैसा मिलेगा, तो क्या है, दोनों स्थितियों में आपके लिए समस्या है। यानी कि दो देश जब आपस में व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में क्या होता है, बहुत सारा अंतर आता है। क्या आता है, अंतर आता है। इसलिए क्या है, दोनों की मुद्रा अलग अलग होने के कारण है, दोनों की मुद्रा अलग अलग होने के कारण। तो जब मुद्रा समान होगी तो क्या होगा, सब जगह जो कीमत होगी वो समान होगी। भारत की मुद्रा भारत में पूर्णतः वैध है। अब आप चाहे एक जो है चाय आप चाहे जम्मू कश्मीर में पियो, कन्याकुमारी में पियो, या कोई सामान आप अरुणाचल प्रदेश से लो या गुजरात से लो, मूल्य क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो एक जैसी मुद्रा से क्या होता है,
एक जैसा मूल्य निर्धारित होता है। इसको आप समझ लिए, इसलिए आसान से व्यापार हो जाता है और यात्रा भी क्या होती है, आसान हो जाती है। लेकिन क्या है, सभी ईयू कंट्रीज यूरो यूज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय संघ के सारे देश इसे उपयोग में लाते हैं। मैंने अभी कितने बताई थी देशों की संख्या, 21 बताई थी। कितनी बताई थी, 21 बताई थी। तो ये हमने 3 टॉपिक देखे। सबसे पहले हमने झंडा देखा, झंडे के बाद हमने चुनाव। 410 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितने हुए थे, 410 सीटों पर चुनाव हुए थे। तीसरी हमने देख ली यूरोप की साझी मुद्रा, और साझी मुद्रा का नाम क्या था, यूरो था। ठीक है, जो इसको यूज करते हैं उसे यूरोजोन भी कहते हैं, जो देश इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये मुद्रा है। अगला है शेंगेन समझौता। क्या है, शेंगेन समझौता। जब एक देश से दूसरे देश पे कोई प्रवेश करता है तो उसे क्या, किससे गुजरना पड़ता है, दूसरे देश की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यदि आप कहीं विदेश की यात्रा कर रहे हैं तो ठीक है, जब तक आप भारत में हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे आप विदेशी जमीन पर उतरते हैं तो वहां जो है आपको वहां के नियम कानूनों के आधार पर चलना पड़ेगा। और दूसरे देश में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। भले ही हम घूमने जा रहे हैं, हमें टूरिस्ट वीजा तब भी अप्लाई करना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं तो हमें वर्किंग वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सारे जो हैं, जो लगाए गए प्रतिबंध हैं, उनसे मुक्त होने के लिए शेंगेन एग्रीमेंट किया गया। तब ये कहा गया कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो एक दूसरे के वहां जब लोग जाएंगे तो कोई भी पासपोर्ट चेकिंग या अन्य चीजें नहीं होंगी। तो सबसे पहले बिना पासपोर्ट चेक के कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जा सकता है। और इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अब जब हम दूसरे देश जाएंगे तो हमें कई चीजों का प्रबंध करना पड़ेगा। हमें जो है सबसे पहले हमें प्रबंध क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट का प्रबंध करना पड़ेगा। हमें प्रबंध किसका करना पड़ेगा, हमें वीजा का प्रबंध करना पड़ेगा। और जब वहां हम जा रहे हैं तो किस तरह के वहाँ रूल हैं, रेगुलेशन हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों को कम करने के लिए शेंगेन समझौता हुआ था यूरोपीय संघ के बीच। अभी यूरोपीय संघ में 29 देश हैं जो क्या करते हैं, शेंगेन समझौते का पालन करते हैं। अब आप कहोगे कि 29 देश कैसे हो गए, देश तो 27 थे। 28वां देश ब्रिटेन बाहर कर दिया गया था। लास्ट जुड़ा हुआ देश कौन था, क्रोएशिया था। दरअसल इसमें 4 देश गैर यूरोपीय संघ के हैं 29 में से। 25 देश कौन से हैं, यूरोपीय देश हैं। इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करना है कि शेंगेन समझौता मानने वाले 25 देश यूरोपीय संघ के हैं और 4 देश क्या हैं, यूरोपीय संघ से संबंधित नहीं। तो शेंगेन समझौता इसे मानने वाले कितने हैं, 29 कंट्रीज हैं। लेकिन सभी यूरोपीय संघ से सम्मिलित या यूरोपीय संघ में सम्मिलित नहीं है, वो क्या हैं, गैर यूरोपीय संघ के हैं। ठीक है, ये है, यानी कि अब जाने के लिए मार्ग खोल दिए जाएंगे, किसी प्रकार के बैरियर नहीं होंगे देशों के बीच। अब है इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ ईयू, मुख्यालय। यानी कि ईयू के मुख्य मुख्यालय कहाँ है, जहां इनका मुख्य कार्य होता है। तो सबसे पहले इसका जो मुख्यालय है, मुख्य मुख्यालय
वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, अब मैंने ब्रुसेल्स कहा है कहीं, लेकिन यहाँ पर ब्रसेल्स लिखा है, तो ये थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा अंतर आ जाता है, तो आप इसको ब्रुसेल्स भी लिख सकते हैं। ब्रुसेल्स का है बेल्जियम में। यहीं पर क्या है, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल भी यहाँ पर है। दो अन्य चीजें, यूरोपीय जो कमीशन है और यूरोपीय काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल, ये कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। तो ईयू का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, अन्य जो मुख्यालय हम देखें, ये स्ट्रासबर्ग है। यहाँ पर यूरोपीय संसद बैठती है। हमने बताया था ना, यूरोपीय संसद के लिए चुनाव हुए थे। अब जो चुनाव में जीते हुए लोग थे वो कहाँ गए? फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में गए। यहाँ है यूरोपीय संघ की पार्लियामेंट, और यहाँ पर जो है पार्लियामेंट की ऑफिशियल मीटिंग होती है। तीसरा है हमारा जो न्यायालय है, कोर्ट। यूरोपीय संघ में जो विवाद है, चाहे देशों के बीच विवाद है, ठीक है, चाहे कार्य और नीतियों को लेकर विवाद है, यदि कोई भी विवाद होगा वो कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा। कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा। तो ये है लग्जमबर्ग सिटी। ये कहाँ है? लग्जमबर्ग देश में है। तो यहाँ क्या है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है ईयू का? लग्जमबर्ग में। और कानून और न्याय से जुड़े काम भी कहाँ होते हैं? लग्जमबर्ग सिटी में होते हैं। तो इसमें से हमने पहले देखा था ईयू का झंडा, फिर हमने देखे थे ईयू के चुनाव, उसके बाद हम आ गए थे यूरो, जो 1999 में किसमें बनी थी? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल आधार पर बनी थी। इसका उपयोग नहीं होता था। 2002 में इसके क्या आ गए थे? सिक्के आने शुरू हो गए थे, नोट और सिक्के आने। उसके बाद हमने पढ़ा था मुख्यालय। तीन मुख्यतः मुख्यालय हैं। पहला मुख्य मुख्यालय ब्रसेल्स में है। स्ट्रासबर्ग यूरोपीय जो पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की, वो कहाँ है? स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। और लग्जमबर्ग सिटी में क्या है? यूरोपीय संघ का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ है? लग्जमबर्ग सिटीज में। ये शेंगेन समझौता भी पढ़ा था हमने, यानी BSL से हम याद रख सकते हैं। ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर है, स्ट्रासबर्ग में पार्लियामेंट है, और लग्जमबर्ग में कोर्ट है। तो अब इसका एक ऑफिशियल एंथम भी है। ठीक है, अब कोई ये तो कोई राष्ट्र से संबंधित नहीं है, जैसे आप राष्ट्रगान कहते हैं। इसका एक ऑफिशियल एंथम क्या है? ओडे टू जॉय। ठीक है, मुख्यतः इसका जो अर्थ है वो है भाईचारा, एकता और शांति। और ये ऑफिशियल एंथम क्या करता है? यूरोपीय यूनियन की जो यूनिटी है, एकता है, उसको प्रदर्शित करता है। अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा ऑफिशियल एंथम कौन से हैं, तो ओडे टू जॉय यूरोपीय संघ का क्या है? ऑफिशियल एंथम है। अब है ईयू कॉन्स्टिट्यूशन, ईयू का संविधान। अब हुआ क्या था, ये आप समझना, ईयू का संविधान क्या था। जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज को चलाने के लिए नियम कानूनों की जरूरत होती है। कोई भी हम संस्था चलाएं, कोई भी हम कार्य करें, उसके लिए नियम कानूनों की जरूरत होती है, जिसके आधार पर वो चलता है, वो संस्थाएं चलती हैं। तो देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? नियम कानून की जरूरत होती है। और देश को चलाने वाले जो नियम कानून लिखे रहते हैं, उनके संग्रह को हम क्या कहते हैं? संविधान। यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए
जो नियम कानूनों का जो संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब इसमें ध्यान से समझना संविधान होता क्या है। संविधान सिर्फ देश को ही चलाने के लिए नहीं होता है। ये तो हमने एक परिभाषा दे दी देश के संदर्भ में। हम बैंक के अंदर जाते हैं ना, गए आप लोग बैंक के अंदर? जब आप बैंक के अंदर जाते हैं तो हर चीज की एक प्रोसेस है। आप पैसा निकालते हैं उसकी प्रोसेस है, आप पैसा जमा करते हैं उसकी प्रोसेस है, आप लोन निकालते हैं उसकी प्रोसेस है। और बैंक के कर्मचारी सबके काम अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि कैशियर पैसा बांटता है, बैंक मैनेजर बीच में आके जो है उसके काम में हस्तक्षेप करता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि नियम कानून बने हुए हैं सबके लिए। वहाँ के नियम कानून बने हैं ना कि पैसा कैसे निकलना है, लोग कैसे आएंगे, कितने बजे तक बैंक होगा, कहाँ पर लंच होगा, कहाँ पर अधिकारी बैठेगा, कहाँ पर कैशियर बैठेगा, सब लिखा हुआ है। वो भी तो संविधान है बैंक को चलाने के लिए। वो भी नियम कानूनों का संग्रह है। ऐसे यूरोपीय संघ के देशों ने सोचा कि यूरोपीय देश यदि एक साथ आए तो हम एक संविधान बनाएं। इसकी एक कोशिश भी की गई। कब? 2004 में। लेकिन सभी देश इसमें राजी हुए ही। इसलिए ये संविधान का सपना यूरोपीय संघ का टूट गया। सब है इनके पास, इनके पास अपनी मुद्रा भी है, इनके पास अपनी आर्थिक शक्ति भी है, इसमें जो है लोगों को फ्री जो है पासपोर्ट के जो है इधर उधर जाने की सुविधाएं भी हैं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ये, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। लेकिन ये एक संविधान नहीं बना पाया। 2004 में सबने क्या कर दिया? इसे रिजेक्ट कर दिया। अब यूरोपीय संघ को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, जिससे कि क्या हो, आधुनिकता के दौर में क्या कर सके? प्रवेश कर सके। तो इसमें क्या हुई थी? एक लिस्बन ट्रीटी हुई थी। क्या हुई थी? लिस्बन की संधि हुई थी। ये संविधान तो नहीं है, लेकिन इसके नियमों के आधार पर यूरोपीय संघ काफी हद तक चलता है। ये जो है सबसे पहले जब लिस्बन की ट्रीटी हुई थी तो जून 2008 में इसे रिजेक्ट कर दिया। जनमत संग्रह के आधार पर इसे क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया यूरोपीय संघ के देशों ने। फिर अक्टूबर 2009 में इस ट्रीटी को जो है क्या कर दिया गया? मान्यता दे दी गई। तो यूरोपीय संघ की अधिकांश जो चीजें हैं उसके लिए जो नियम कानून है वो कहां से आते हैं? लिस्बन ट्रीटी से। तो आज की वीडियो में क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा झंडा, चुनाव, यूरो, शेंगेन समझौता। फिर हमने देखा मुख्यालय, जो तीन महत्वपूर्ण मुख्यालय है, ब्रुसेल्स, स्ट्रासबर्ग और लग्जमबर्ग। उसके बाद हमने देखा था इसका संविधान, जो कि कोशिश तो की गई 2004 में, लेकिन सबने इसे अस्वीकार कर दिया, तो ये आधे में ही ये सपना टूट गया। फिर हमने पढ़ी थी लिस्बन की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, लिस्बन की संधि। कल हम बात करेंगे आसियान की।